नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द साइंस बिहाइंड में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मेरा बचपन से ही इसके प्रति बहुत फैसिनेशन रहा है। मुझे लगता है आपने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। मैं इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें इस टॉपिक को आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस पर बहुत सारी फिल्म्स भी बन चुकी हैं और बहुत ही किस्से कहानियाँ भी विख्यात हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रैवल की, यानी समय यात्रा की। आपने टाइम ट्रैवल या टाइम मशीन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा विषय है जिसको सुनना बहुत उत्साहित करता है और हम में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि काश हमारे पास भी कुछ तरीका होता कि हम अपने पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर पाते। ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है और हमारी साइंस कुछ तरीके हमें बताती है जिसको फॉलो करके हम ये अचीव कर सकते हैं। ये सब इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर इतना कठिन है कि आज तक कोई भी इसको अचीव नहीं कर पाया है। एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक हिस्ट्री में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है कि किसी ने ये टाइम मशीन बना लिया हो या किसी भी प्रकार से टाइम ट्रैवल किया हो। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ को मैं पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि मैं हर टॉपिक को ठीक से समझा पाऊँ। इसके पहले सेक्शन में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस डिस्कशन में यूज़ होने वाले हैं वो समझाऊंगा। दूसरे सेक्शन में मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके क्या थ्योरी दी गई है टाइम ट्रैवल के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे हिस्से में मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, जहां मैंने एक हम्बल अटेम्प्ट किया है करेंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मैंने टाइम मशीन बनाया है या बनाने वाला हूँ, परंतु एक वर्क अराउंड देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से हम एक यह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक के बारे में अपने विचार ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट्स के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। इससे जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवल की सोच तो बहुत पुरानी है एंड भारत के इतिहास में पुरातन कहानियों में इसके कई किस्से मिल जाते हैं। पर अगर हम डॉक्यूमेंटेड साइंस की बात करें तो इस सोच की शुरुआत लगभग 400 साल पहले हुई थी, जब न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा और दुनिया को बताया। यहाँ मैं ग्रेविटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटी टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और जिससे टाइम डायलेशन होता है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। न्यूटन के करीब 300 साल बाद लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महान साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने न्यूटन की ग्रेविटी को समझा और उसको कुछ हद तक चैलेंज भी किया। एक बार जो न्यूटन ग्रेविटी के बारे में कहते थे कि ग्रेविटी हर जगह समान है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, धरती हो या कोई अन्य प्लैनेट। पर आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी हर जगह अलग हो सकती है, जैसे स्पेस में कोई ग्रेविटी होती ही नहीं है। ग्रेविटी को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल नहीं है, बल्कि इसमें एक और डायमेंशन है जिसे स्पेस टाइम भी कहते हैं। स्पेस टाइम जिसमें स्पेस भी है एंड टाइम भी है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेस टाइम एक ही चीज़ है। इसमें हम ये मानते हैं कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक या चादर जैसा है जिसमें XYZ और टाइम उस चादर को जोड़कर बनाती हैं। अब स्पेस टाइम को असली दुनिया में कैसे समझेंगे? जैसे अगर हमको किसी से मिलना है तो हम उसे स्पेस एंड टाइम दोनों बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा कि कल मुझे शाम को 4 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलना। इसमें स्पेस है रेलवे स्टेशन एंड टाइम है कल शाम 4 बजे। अगर दोनों में से एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो ये मुलाकात इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब यूनिवर्स जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक से बनी हुई है, जिसमें प्लैनेट्स अपने मास या वजन होने के कारण उस पर स्थिर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक चादर लो जो हवा में चारों ओर से बंधा हुआ है, उस पर एक बॉल सेंटर में डाल देंगे तो चादर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इसी तरह प्लैनेट के भार के कारण स्पेस टाइम का फैब्रिक बेंड होता है और इसी वजह से ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस है। अब ग्रेविटी का टाइम या स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है ये समझते हैं। ये समझेंगे ग्रेविटी का टाइम पर क्या फ़र्क पड़ता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम डायलेशन होता है, यानी टाइम ग्रेविटी से प्रभावित होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि स्पेस टाइम का फैब्रिक प्लैनेट्स के वजन से कर्व्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ 2 लाइट्स की बीम है, एक ए से बी जा रही है और दूसरा सी से डी। ए से बी एक वीक ग्रेविटेशनल फील्ड में है और सी से डी एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो सी से डी कर्व पाथ फॉलो करती है जिसका डिस्टेंस ए टू बी से ज़्यादा है। और चूंकि स्पीड ऑफ लाइट हर जगह कांस्टेंट रहती है तो टाइम वीक फील्ड में जल्दी बीतेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्लो बीतेगा, क्योंकि उस फॉर्मूले के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसलिए जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही टाइम स्लो चलेगा, क्योंकि पाथ कर्व्ड हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जगह पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ टाइम देर से चलेगा और जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ तेज़ चलेगा।
क्योंकि पूरी पृथ्वी में समान ग्रेविटी पाई जाती है, तो न्यूटन की थ्योरी अर्थ पे तो वैलिड है, किंतु क्योंकि मास के रेशियो में ग्रेविटी बढ़ती है तो इसलिए जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी से ज़्यादा होगी। अब क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटी टाइम को स्लो डाउन करती है, तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर पे टाइम अर्थ के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। रिलेटिविटी मतलब किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के रेफरेंस में समझना। जैसे आप अपने एक फ्रेंड के साथ एक कार में जा रहे हैं और आपको अपना दूसरा फ्रेंड रोड साइड पर खड़ा हुआ दिखता है, तो आपके रिलेटिव मोशन के अनुसार आपका कार वाला दोस्त रुका हुआ है पर रोड वाला दोस्त मूविंग है, जबकि आपके रोड वाले दोस्त के अनुसार आप मोशन में हैं। यहाँ आप दोनों ही सही हैं। वही रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये कि आप अपने रेफरेंस से चीज़ों को देखते हैं और दूसरा उसके रेफरेंस है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ 1 एंड 0 की बिट की भाषा को समझता है। जैसे इंग्लिश में हम बोलने के लिए 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके एक लैंग्वेज बनाते हैं, कंप्यूटर 1 और 0 को यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस बनाता है। एक समय पर वो या 1 होता है या 0 होता है। अब अगर हम एक बीच की भाषा निकाल लें जिसमें AZ, AB, AC ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ, तो उसको कहेंगे क्वांटम एंटेंगल। यानी अगर हम 1 और 0 के बीच का कुछ स्टेट्स निकाल लें जैसे 1 0 0 1 1 1 0 0, तो एक क्वांटम एंटेंगलमेंट का एग्जाम्पल होगा। हम ये भी मान सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं क्वांटम एंटेंगलमेंट में आ जाती हैं तो वो हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर से भी एक दूसरे को इम्पैक्ट कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने जुड़वा मूवी देखी है जिसमें सलमान खान के 2 रूप हैं और एक की अगर पिटाई होती है तो दूसरे को भी महसूस होता है, जबकि वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिस पर थ्योरी तो बहुत लिखी गई है, परंतु उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत कठिन है। एक तरह से कह सकते हैं कि नामुमकिन ही है। क्वांटम एलिमेंट स्टेबल पोजीशन में नहीं होते हैं। मेजरमेंट की कोई भी कोशिश उनको हिला देती है या उनको डिस्टर्ब कर देती है। मतलब अगर आप में कुछ प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली कुछ इफेक्ट डालती है। जैसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। नेक्स्ट हम समझेंगे सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर के बारे में, जिसमें हम अपने शरीर को एक एटम या उससे भी छोटा कर लेते हैं। एक यही तरीका है जिससे आप बहुत तेज़ी से लाइट की स्पीड से चल सकते हैं, पर इसको अचीव करने के लिए किसी भी चीज़ को प्लैंक डायमेंशन में होना चाहिए, जो कि 10⁻⁻35 है। ये बहुत ही छोटा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लास्ट कॉन्सेप्ट है टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी माध्यम के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी पर ही आधारित है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आज के वीडियो के अंत में आ गया हूँ। अगले वीडियो में इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कैसे समय की यात्रा की जा सकती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।